तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। आप लोग बनाए थे कि नहीं? हम बोले थे कि 80 से 90%, 80% क्वेश्चन तो कोई शक नहीं कि जिस तरह सिलेबस को खींचे है इस चैप्टर में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए शुरू करें ना। ओके, ऑनलाइन ठीक है। आइए दोस्तों, आइए ऑनलाइन जो भी है आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में तंत्रिका तंत्र और हार्मोन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, यानी नियंत्रण एवं समन्वय का काम करते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय का, इसका आंसर होगा बी तथा सी दोनों। बी तथा सी दोनों, ठीक है ना। उत्सर्जन का कार्य नहीं करता है तंत्रिका तंत्र हार्मोन। तो सुधार करिएगा दोस्तों, पहला का आंसर बी और सी दोनों होगा। तंत्रिका तंत्र और हार्मोन किसी भी बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। ये तंत्रिका तंत्र और हार्मोन एक कोशिकीय सजीवों में नहीं होते हैं दोस्तों। उनके शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय की कोई विशेष व्यवस्था होने की जरूरत भी नहीं होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण। जैविक कार्य, जिंदा रहने के लिए शरीर में जो कुछ होना जरूरी है उसे ही क्या कहते हैं? जैविक कार्य। श्वसन का संपन्न होना एक जैविक कार्य है। तो जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो नियंत्रण दो ही के द्वारा होता है, तंत्रिका एवं रसायन का मतलब यहां हार्मोन से। रसायन का मतलब यहां किससे है? हार्मोन से। तो तंत्रिका एवं रसायन यानी हार्मोन दोनों के द्वारा। दूसरा, पौधों में निम्नलिखित में किसका अभाव पाया जाता है? तो पौधों में तो हार्मोन पाए जाते हैं, यानी रासायनिक नियंत्रण तो होता है। हार्मोन द्वारा नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण ही कहलाता है। तो पौधों में तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है और तंत्रिका नियंत्रण का अभाव। तंत्रिका तंत्र नहीं है तो तंत्रिका नियंत्रण ही होगा। तो ए और सी दोनों होगा, ए और सी दोनों होगा। नेक्स्ट, बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधे में होने वाले गति को क्या कहते? अब देखिए, पौधों में 3 प्रकार की गतियां थी, अनुवर्ती गति, अनुचलन गति, अनुकुंचन गति, और तीनों ही गतियां बाह्य उद्दीपन के कारण हुआ था। पौधे के नियंत्रण के लिए जो 3 प्रकार की गतियां थी, उन तीनों गतियों का कारण बाह्य उद्दीपन था। कोई बाहरी कारक के कारण ही वो गति उत्पन्न हुई थी। तो इसका उत्तर तीनों हो सकता, लेकिन ऑप्शन में तो केवल किसकी बात की गई है? तो निश्चित तौर पर अनुवर्ती गति होगा। इसका आंसर अनुकुंचन गति भी हो सकता है, इसका आंसर अनुचलन गति भी हो सकता है, क्योंकि तीनों प्रकार की गतियों का उत्पन्न होने का कारण बाह्य उद्दीपन ही था दोस्तों। क्या था? बाह्य उद्दीपन ही था। अगला प्रश्न, की गतियों है तो निश्चित तौर पर अनुवर्ती गति होगा। इसका आंसर अनुकुंचन गति भी हो सकता है, इसका आंसर अनुचलन गति भी हो सकता है, क्योंकि तीनों प्रकार की गतियों का उत्पन्न होने का कारण बाह्य उद्दीपन ही था दोस्तों। क्या था? बाह्य उद्दीपन ही था। अगला प्रश्न, जड़ होता है, जड़ ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती, यानी जड़ प्रकाश के विपरीत भागता है। प्रकाश मतलब ऊपर, जड़ मतलब नीचे। तो जड़ ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होते हैं, जड़ धनात्मक जलानुवर्ती होते हैं। जड़ की वृद्धि जल के तरफ होती है। तो भूमिगत जल की हम बात करें तो धनात्मक जलानुवर्ती भी होता है, और जड़ धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती भी होता है। गुरुत्व बल की दिशा भी पृथ्वी की ओर और जड़ का भी विकास पृथ्वी की ओर। तो जड़ ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती भी होते हैं, जड़ धनात्मक जलानुवर्ती भी होते हैं, और जड़ धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं। यानी आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। कभी दे दिया, इनमें से सभी, इनमें से सभी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट,
मटर, कद्दू, कई अन्य पौधे के तंतु किसी ठोस के सारे संपर्क में आते ही तेजी से वृद्धि कर लिपट जाते हैं। यह किस प्रकार की गति को दर्शाता है? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, स्पर्शानुवर्ती गति है या स्पर्शानुवर्ती गति है। पौधे के तने में किस प्रकार की वृद्धि होती है? तने धनात्मक जलानुवर्ती होते हैं, सॉरी, तने धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तने का विकास प्रकाश की ओर होता है तो तना धनात्मक प्रकाशानुवर्ती हुआ। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती भी होते हैं, तना गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में वृद्धि करते तो तना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते। लेकिन तना जलानुवर्ती नहीं होते, धनात्मक जलानुवर्ती नहीं होते, ऋणात्मक जलानुवर्ती होते। यहां धनात्मक को काटकर आप ऋणात्मक कर लीजिए, नहीं तो प्रश्न आप समझ ही रहे हैं, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और प्रश्न था भी इसी तरह, टाइपिंग मिस्टेक है यहां पर। तो हम तो मेनली रूप से जो प्रश्न है क्या पूछ रहा है ये आप समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला प्रश्न, फूलों का प्रकाश की उपस्थिति में खिल जाना और रात में बंद हो जाना, ये तो अनुकुंचन गति है, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं है और प्रकाश के कारण अनुकुंचन है, तो यह क्या होगा? प्रकाश अनुकुंचन होगा। फूलों का खिलना धूप में प्रकाश अनुकुंचन गति है। पौधे में वृद्धि जीवन प्रयत्न होती है, पौधे में वृद्धि जीवन प्रयत्न होती है। जब तक पौधा जीवित रहता है तब तक उसमें ग्रोथ होते रहता है, तो पौधों में वृद्धि जीवन प्रयत्न होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों में वृद्धि निरंतर अनियमित परिवर्तन से होती है, बिल्कुल सही है। पौधे में तो जीवन प्रयत्न वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि एक समान रूप से नहीं होती है, वृद्धि एक समान रूप से, इसके विपरीत जंतु में ग्रोथ एक समान तरीके से होता है। यानी जितना एक हाथ आपका ग्रोथ करेगा उतना दूसरा हाथ भी ग्रोथ करेगा। जंतुओं में वृद्धि एक समान तरीके से होता है, लेकिन पौधों में ऐसा नहीं होता है, पौधों में अनियमित तरीके से वृद्धि होती है। तो पहला सही है, और पहला अगर सही है तो दूसरा निश्चित तौर पर गलत ही होगा। कह रहा कि पौधों में वृद्धि निरंतर नियमित परिवर्तन से होती है, नहीं, अनियमित परिवर्तन से होती है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। पौधों में वृद्धि का ग्राफ एस आकार का होता है, बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। एस आकार यानी कि पौधे के अनियमित वृद्धि को अगर हम ग्राफ पर दर्शाए तो ग्राफ पर कुछ एस आकार का हमें आकृति प्राप्त होगा। इसलिए यहां पर 1 और 3 सही है, लेकिन 2 गलत है। पौधों में जीवन प्रयत्न वृद्धि होती है, लेकिन यह वृद्धि अनियमित तरीके से होती है। समय और आकार के संदर्भ में होने वाले वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर, समय और आकार के संदर्भ में होने वाले वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस आकार का वक्र बनता है। इस वक्र को क्या कहते हैं? इस वक्र का नाम है सिग्माइड वक्र। यानी पौधे के अनियमित वृद्धि को अगर हम ग्राफ पर अंकित करें तो एस आकृति बनता है। उसी एस आकृति को क्या कहा जाता है? सिग्माइड वक्र कहा जाता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि सिग्माइड वक्र का संबंध किससे है? तो पौधों के वृद्धि के ग्राफीय निरूपण से, यानी ग्राफ पर जो हम अंकित करते हैं पौधों के अनियमित वृद्धि को, उसी से रिलेटेड है हमारा सिग्माइड वक्र। पौधे की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होता है उसे हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं, ठीक है। या यूं कहिए कि प्रकाशानुवर्तन का अंग्रेजी नाम क्या है? हेलियोट्रोपिज्म है, हेलियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट, छुई मुई के पत्तों में किस प्रकार की गति होती है? तो छुई मुई के पत्तों में स्पर्शानुकुंचन होता है। स्पर्शानुकुंचन के जगह आप यहां पर कंपानुकुंचन भी दे सकते हैं, ठीक है। छुई मुई हेलियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट, छुई मुई के पत्तों में किस प्रकार की गति होती है? तो छुई मुई के
पत्तों में स्पर्शानुकुंचन होता है, स्पर्शानुकुंचन के जगह आप यहां पर कंपानुकुंचन भी दे सकते हैं। ठीक है, स्पर्शानुकुंचन या कंपानुकुंचन दोनों आप दे सकते हैं। स्पर्श करने पर छुई मुई पौधों की पत्तियां क्यों मुरझा जाती है? तो स्पर्श करने पर छुई मुई पौधों की पत्तियां इसलिए मुरझा जाती है कि पर्णोधार का स्फीति दाब क्या होता है? बदल जाता है। पर्णोधार को कहते हैं अंग्रेजी में लीफ बेस। क्या कहते हैं? लीफ बेस कहते हैं। तने के जिस हिस्से से पत्तियां जुड़ी रहती है, तने के जिस हिस्से से पत्तियां जुड़ी रहती है, छुई मुई की पत्तियां जुड़ी रहती है, इसी को कहा जाता है क्या? लीफ बेस कहा जाता है। हिंदी में पर्णोधार कहा जाता है। इसी पर्णोधार पर स्फीति दाब या दाब बदल जाता है। ठीक है, और यही संकेत है, और उसके बाद छुई मुई की पत्तियां मुरझा जाती है। तो इस पर्णोधार का स्फीति दाब बदल जाता है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रारोह यानी तना का मुड़ना हेलियोट्रोपिज्म कहलाता है। हेलियोट्रोपिज्म कहलाता है। अभी तुरंत यही क्वेश्चन किसी दूसरे अंदाज में पूछा हुआ था। तो सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए यानी प्रकाश की ओर बढ़ते हुए गति को अनुवर्ती गति हम कहेंगे, और यह हेलियोट्रोपिज्म है या प्रकाशानुवर्तन है। सूर्यमुखी के सौर ट्रैकिंग यानी सूर्य के दिशा में विचलन, सूर्यमुखी के सौर ट्रैकिंग को सूर्यावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्यावर्तन कहा जाता है। सूर्यमुखी जो सूर्य के तरफ होता है उसको प्रकाशानुवर्तन न कहकर सूर्यावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्यावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना। तो मटर एक क्वेश्चन देख सके थे, लेकिन वहां मटर भी था, कद्दू भी था, तो यहां पर सिर्फ मटर है, तो यहां पर भी उत्तर यही होगा, स्पर्शानुवर्तन होगा। स्पर्शानुवर्तन होगा। बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों में होने वाला चलन मतलब अनुचलन। लोकोमोशन केवल एक ही प्रकार की गतियों में होती है, और वह गति अनुचलन है, टैक्टिक और टैक्सिक मूवमेंट है। सनड्यू और वीनस फ्लाईट्रेप में, सनड्यू और वीनस फ्लाईट्रेप कीट भक्षी पौधे हैं, और कीट भक्षी पौधे की जो गति है वो कैसी गति होती है? स्पर्शानुकुंचन होती है। उस पर कीट बैठते हैं, अर्थात कीटों का स्पर्श होता है, और उसके बाद पौधे एक्टिव होकर कीटों को पकड़ लेते हैं। पकड़ लेते हैं मतलब उनमें कुछ ऐसे एंजाइम निकलता है जिससे कीट चिपक जाते हैं। ठीक है, कीट भक्षी पौधे में जने धनात्मक भूम्यानुवर्तन यानी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में होती है। जियोट्रोपिज्म मतलब गुरुत्व बल की दिशा में वृद्धि। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म मतलब धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तो जरे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है कब? तो अधिकांश स्थितियों में जड़ हमेशा भूमि के गुरुत्व बल के दिशा में ही वृद्धि करते हैं। इसका उत्तर हम सदैव इसलिए नहीं दे रहे हैं दोस्तों कि कुछ जड़ है जो गुरुत्व बल के विपरीत वृद्धि करते हैं। जैसे एक आगे हम पढ़ेंगे न्यूमेटाफोर जड़ होता है। दलदल में जो उगते हैं पौधे उनमें एक विशेष जड़ होता है न्यूमेटाफोर, वो पृथ्वी के ऊपर वृद्धि करता है। हालांकि उस जड़ का काम पौधे को श्वसन में मदद कराना है। तो कुछ जड़ है जो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म ना होकर यानी कि धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन ना होकर या धनात्मक भूम्यानुवर्तन ना होकर ऋणात्मक भूम्यानुवर्तन होते हैं। इसीलिए एक जगह सटीक आंसर हमारा क्या है? बी है। अधिकांश स्थितियों में जड़े धनात्मक भूम्यानुवर्तन होते हैं, अधिकांश स्थितियों में। नेक्स्ट, पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होता है। पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब विशिष्ट उद्दीपक के ओर होता है तो इस प्रक्रिया को हम धनात्मक अनुवर्तन कहते हैं। प्रकाश की तो कहीं बात की नहीं गई है, इसलिए ए और बी तो होगा नहीं। तो अंग की वृद्धि किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होता है तो मतलब ये धनात्मक है और ये अनुवर्तन है। नेक्स्ट,
जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म अभी तुरंत बताए थे, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में होने वाली पौधों की गति को ही गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है, जियोट्रोपिज्म या इसका हिंदी मीनिंग हो गया गुरुत्वानुवर्तन। तो गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों में होने वाली वृद्धि। नेक्स्ट, पौधे में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन का पता सर्वप्रथम FW वेंट ने लगाया था। पौधे में हार्मोन होते हैं, इनका पता सबसे पहले FW वेंट ने लगाया था। FW वेंट ने लगाया था दोस्तों। पौधे में होने वाले वृद्धि से तात्पर्य क्या है? पौधे में होने वाले वृद्धि से कभी भी किसी भी, चाहे किसी भी सजीव में वृद्धि हो तो कोशिका विभाजन के उपरांत ही होगा। कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन मतलब कोशिका का ग्रोथ कोशिका दीर्घन कहलाता है। कोशिका विभेदन यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिका का भिन्न भिन्न तरह के उत्तकों में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? कोशिका विभेदन कहलाता है। तो इनमें से सभी होगा इसका आंसर। पौधे में होने वाले वृद्धि का तात्पर्य कोशिका विभाजन ही है। कोशिका विभाजन के उपरांत कोशिका दीर्घन है, और कोशिका दीर्घन के उपरांत जब भिन्न भिन्न कोशिका अलग अलग उत्तकों का निर्माण करती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका विभेदन कहते हैं। इनमें से सभी होगा इसका आंसर। कोशिका विभाजन भी, कोशिका दीर्घन भी, कोशिका विभेदन भी। नेक्स्ट, ऑक्सिन हार्मोन का अत्यधिक निर्माण तने के शीर्ष भाग में होते हैं, यानी प्रारोह के विभाजोत्की क्षेत्र में होते हैं। शीर्ष भाग में कौन उत्तक रहते हैं? विभाजोत्की उत्तक ही रहते हैं। मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू 2 नंबर चैप्टर टिश्यू में पढ़ाए थे। तो प्रारोह, प्रारोह मतलब तना, प्रारोह मतलब तना, तने के विभाजोत्की क्षेत्र में, या इसका दूसरा आंसर हो सकता है तने के शीर्ष भाग में, तने के शीर्ष भाग में। ऑक्सिन का वियोजन यानी कि ऑक्सिन को पौधों से अलग करने में सबसे पहले साल्कोवास्की ने योगदान दिया था। किसने? साल्कोवास्की ने। किसी को गर्मी नहीं लग रहा है? पौधों में उत्पन्न वह हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो यह है ऑक्सिन। सूर्य की प्रकाश की ओर झुकना यानी कि वृद्धि होना। अब वृद्धि किस हार्मोन के बदौलत होते हैं? ऑक्सिन के बदौलत होते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो तने के शीर्ष भाग में जहां बनेंगे ऑक्सिन वहीं पर उसकी मात्रा सबसे ज्यादा होगी, तो तने के शीर्ष भाग में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तने के जिस भाग में ऑक्सिन हार्मोन अधिक होता है उधर वृद्धि अधिक होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जड़ में उल्टा होता है, यानी जड़ के जिस भाग में ऑक्सिन हार्मोन अधिक है उधर वृद्धि कम होता है। जड़ के जिस भाग में ऑक्सिन कम है उधर वृद्धि अधिक होता है। यानी ऑक्सिन तने में भी वृद्धि करवाता है, जड़ों में भी वृद्धि करवाता है, लेकिन एक समान तरीके से नहीं करवाता। यहां पर आपका दोनों का दोनों कथन क्या है? सही है। एक भी सही है, दो भी सही है। विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ जो पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो पादप हार्मोन भी कहलाते हैं। और आप जानते हैं पादप यानी पौधे हार्मोन को हम पारा हार्मोन भी कहते हैं, और पौधे के हार्मोन को हम वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ जो पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करते हैं उनको हम इन तीनों नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है, मतलब तने वृद्धि कर जाती है, बिल्कुल सही है। यह पत्तियों का विलगन को रोकता है, बिल्कुल, अर्थात पतझड़ को रोकता है। पत्तियों का विलगन को रोकना मतलब पतझड़ को रोकना, तो बिल्कुल सही है। ऑक्सिन पतझड़ को भी रोकता है, यह खरपतवार को भी नष्ट करता है, बिल्कुल सही है। यानी कि उपर्युक्त सभी कार्य ऑक्सिन से संबंधित है। दोस्तों, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पादप हार्मोन है? ये 2,4-D है।
2,4-D एक कृत्रिम ऑक्सीजन है जिसे लैब में तैयार किया जाता है, जो खरपतवारनाशी के रूप में काम आता है। इंडोल एसिटिक एसिड एक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। Ga2 ये जिब्रेलिन का एक प्रकार है। Ga2 क्या है? जिब्रेलिन का एक प्रकार है। मतलब भिन्न भिन्न पौधे के जो जिब्रेलिन होते हैं उसकी रासायनिक संरचना में कुछ अंतर होता है। तो Ga2 प्राकृतिक जिब्रेलिन ही है दोस्तों, लेकिन ये आपका कृत्रिम तरीके से बनाया गया हार्मोन है जो खरपतवारनाशी के रूप में कार्य करते हैं। ऑक्सीजन जिसका द्विबीजपत्री घास को मारने में तीव्र गति से उपयोग होता है, वह वास्तव में कौन है? 2,4-D है। 2,4-D है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का अत्यधिक निर्माण, ये क्वेश्चन हो चुका है, तो रिपीट क्वेश्चन है। प्रारोह के विभाजोत्की क्षेत्र में हो चुका है ये प्रश्न। क्या बोले? नहीं, एक बीजपत्री खरपतवार को नष्ट नहीं करता दोस्तों। हम 2,4-D का इस्तेमाल केवल एक बीजपत्री फसलों पर द्विबीजपत्री खरपतवारनाशी को मारने में कर सकते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य है? पादप ऊतकों एवं अंगों के आकार को बढ़ाना, बिल्कुल। बिलगन परत का निर्माण करना, यह भी सही है। जड़ों का निर्माण करना, यह भी सही है। इनमें से सभी कार्य हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन बिलगन परत का भी निर्माण करता है। ऑक्सीजन पादप ऊतकों और अंगों के आकार को बढ़ाता है, जड़ों का निर्माण करता है। ग्रोथ से रिलेटेड सारे प्रकार के कार्य का नियंत्रण पौधों में ऑक्सीजन हार्मोन के जरिए ही होता है दोस्तों। यदि एक शाखा कलम समझ रहे हैं ना? हाँ, एक शाखा कलम ऑक्सीजन द्वारा उपचारित होती है तो इससे कैलस का निर्माण होता है। किसका? कैलस। कैलस वो भाग है जो अब विकास करके पौधों में परिवर्तित हो जाएगा। कैलस अब वो भाग है जो अब विकास करके क्या बन जाएगा? पौधों में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों। यानी कि बीज जैसे अंकुरन हो गया है, उसी अवस्था को आप क्या कह सकते हैं? कैलस। हालांकि बीज का अंकुरन होना कैलस नहीं कहलाता, अवस्था वही कह रहे हैं। तो एक शाखा कलम को अगर ऑक्सीजन में रख देंगे, वो वृद्धि करते करते कैलस में परिवर्तित होगा और कैलस आगे चलकर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन कोशिका दीर्घन द्वारा तने में वृद्धि करवाता है? वृद्धि की जैसे ही बात होगी तो क्या होगी? ऑक्सीजन की होगी। तने की वृद्धि की बात होगी तो ऑक्सीजन की बात होगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसका प्रयोग खरपतवारों के उन्मूलन में होता है? तो 2,4-D का होता है। 2,4-D का होता है। पौधों में कोशिका दीर्घन हेतु जिम्मेदार हार्मोन ऑक्सीजन और जिब्रेलिन दोनों है। ऑक्सीजन और जिब्रेलिन दोनों है। जब ये ऑप्शन दे दिया है तो सबसे सटीक यही है। यहां पर हम ऑक्सीजन नहीं दे सकते। यहां पर आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन ए तथा बी दोनों। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? यानी बिना बीज वाला फल? ऑक्सीजन। हालांकि जिब्रेलिन भी उपयोगी है, लेकिन यहां पर हमें ऑप्शन ऑक्सीजन ही देना होगा। ऑक्सीजन। बीज रहित फलों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होते हैं? तो ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन दोनों सहायक होते हैं। जब इस तरह का ऑप्शन दे तो अब यहां पर आपका आंसर बी से ज्यादा बेहतर क्या है? डी है। ऑक्सीजन तथा जिब्रेलिन दोनों। ऑक्सीजन तथा जिब्रेलिन दोनों। इंडोल एसिटिक अम्ल, इंडोल पायरुवेटिक अम्ल तथा इंडोल एसिटोनाइट्राइल अम्ल, ये एक प्राकृतिक ऑक्सीजन है दोस्तों। क्या है? प्राकृतिक, यानी कि पौधों में प्राकृतिक तौर से निर्मित होने वाला है। वहीं 2,4-D एक कृत्रिम ऑक्सीजन है। 2,4-D क्या है? कृत्रिम ऑक्सीजन है। निम्नलिखित में कौन संश्लेषित यानी सिंथेटिक है? तो 2,4-D है। 2,4-D है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नींबू, अंगूर, संतरा, केला आदि फलों को बीज रहित बनाने में ऑक्सीजन उपयोगी है। बिल्कुल सही है।
सेब, नाशपाती, टमाटर फलों को बीज रहित बनाने में ऑक्जिन की तुलना में जिबरेलिन अधिक उपयोगी है। ये भी सही है और आपका दोनों कथन सही है। यानी सेब, नाशपाती, टमाटर जैसे फलों को बीज रहित करने के लिए ऑक्जिन की तुलना में जिबरेलिन अधिक उपयोगी है। नींबू, अंगूर, संतरा, केला को बीज रहित करने के लिए जिबरेलिन की तुलना में ऑक्जिन बेहतर है। और ऑक्जिन और जिबरेलिन दोनों के सहायता से दोस्तों हम बीज रहित फलों का उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पादप कोशिका को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है? बढ़ने के लिए प्रेरित मतलब ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है तो मतलब ऑक्जिन, ग्रोथ हो रहा है तो ऑक्जिन हार्मोन के कारण हो रहा है। प्रकाशानुवर्ती संचलन किस हार्मोन के द्वारा निर्मित होता है? ऑक्जिन के द्वारा, ऑक्जिन के द्वारा। पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन कवक से भी, यानी जिबरेला नामक कवक से, और पहली बार कवक में ही प्राप्ति हुई थी जिबरेलिन जैसे रासायनिक पदार्थ की। किस हार्मोन की सहायता से बृहद आकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है? बृहद आकार का, तो ये जिबरेलिन है, जिबरेलिन। सर्वप्रथम जिबरेला फ्यूजिकुराई या फ्यूजेरियम कवक में जिबरेलिन हार्मोन का खोज किसने किया था? कुरुसोवा ने युबुता एवं सुमुकी, याबुता एवं सुमुकी नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टोक्यो विश्वविद्यालय में जिबरेला फ्यूजिकुराई या फ्यूजेरियम कवक का खोज किया था दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न में कौन सा हार्मोन बीजों के प्रसुप्ति भंग कर उसे अंकुरन के लिए प्रेरित करता है? बीजों की प्रसुप्ति को भंग कर अंकुरन के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है? जिबरेलिन्स है, जिबरेलिन्स। निम्न में कौन सा हार्मोन बीजों के प्रसुप्ति को भंग कर उन्हें अंकुरन के लिए प्रेरित करते हैं? तो जिबरेलिन्स होगा। इसमें कौन होगा? जिबरेलिन्स होगा, साइटोकाइनिन नहीं है। बीजों के प्रसुप्ति को भंग कर अंकुरन के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन जिबरेलिन्स ही है दोस्तों। क्या हुआ? 52, निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन जीर्णता को रोकते हैं एवं क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं? तो ये साइटोकाइनिन है। क्लोरोफिल को नष्ट नहीं होने देने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। पौधों में पाया जाने वाला कार्बनिक रासायनिक पदार्थ कौन है जो ऑक्जिन की सहायता से कोशिका विभाजन एवं कोशिका द्रव्य विभाजन और कोशिका विभाजन की बात जब भी होगी, आंसर हमारा क्या होगा? साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन की जब भी बात होगी, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, किस हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती है? साइटोकाइनिन, क्योंकि ये लंबे समय तक क्लोरोफिल को नष्ट होने नहीं देता है, साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। बीज अंकुरन के समय किसके द्वारा संचित भोजन गतिशील बनता? अंकुरन की बात होगी, बात किसकी होगी? जिबरेलिन की। अंकुरन के लिए जिम्मेदार हार्मोन जिबरेलिन है। पुष्पीकरण से तुरंत पहले पर्व में वृद्धि अर्थात बोल्टिंग क्या दर्शाता है? तो पुष्पीकरण से तुरंत पहले पर्व में वृद्धि अर्थात बोल्टिंग जिबरेलिन्स के क्रियाविधि को दर्शाता है दोस्तों। जिबरेलिन्स। पुष्पीकरण मतलब फूल खिलने से पहले जो ग्रोथ होता है फूल के आधार पर, उसे ही हम बोल्टिंग कहते हैं, जो किस हार्मोन के द्वारा होता है? जिबरेलिन। सीधा याद रखिएगा, बोल्टिंग की जब भी बात होगी तो आंसर क्या होगा? जिबरेलिन होगा। पुष्पन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। कम तापमान आधारित पुष्पन की क्रिया को बसंतीकरण कहते हैं। कम तापमान पर फूल खिलने की जो अनुकूलन है उसे हम बसंतीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्द है, आप याद रखिएगा। हार्मोन जो बसंतीकरण की आवश्यकता को बदलता है वो है आपको क्या? जिबरेलिन। जिबरेलिन 2 बार है।
है, जिब्रेलिन सी होगा, ये भी होगा जिब्रेलिन, जिब्रेलिन एक ही बात है। जिब्रेलिन्स होगा हार्मोन जो बसंतीकरण की आवश्यकता को बदलता है, जिब्रेलिन्स होगा। अंग्रेजी नाम याद है ना, ठीक है ना, इस तरह तो है कोई नहीं और हार्मोन। कौन सा जिब्रेलिन का प्रभाव नहीं है, कौन सा जिब्रेलिन का प्रभाव? देखिए, प्रसुप्ति निष्क्रियता, बीज अंकुरन को रोकता है जिब्रेलिन, ये तो जीव बीजों को अंकुरन कराने वाला हार्मोन है। तो ये कार्य तो क्लियर है कि ये जिब्रेलिन का नहीं है, क्योंकि जिब्रेलिन इसका ठीक उल्टा कार्य करते हैं। वे बीजों के प्रसुप्ति को भंग करके, प्रसुप्ति को अंग्रेजी में डोरमेंसी कहते हैं, प्रसुप्ति को भंग करके उन्हें अंकुरन के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। तो गन्ने के तने की लंबाई में वृद्धि के लिए जिब्रेलिन जिम्मेदार है। फलों की जीर्णता में देरी यानी फलों को एक साथ पकने नहीं देता है। अंगूर के डंठल की लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार। लेकिन प्रसुप्ति निष्क्रियता ये एब्सिसिक एसिड का काम है, ये जिब्रेलिन का काम। गन्ने में चीनी के उत्पादन बढ़ाने के लिए साइटोकाइनिन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। किसका? साइटोकाइनिन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। जिब्रेलिन नहीं होगा, साइटोकाइनिन। नहीं नहीं नहीं, नारियल के पानी में साइटो, यहां जिब्रेलिन ही होगा दोस्तों, जिब्रेलिन होगा, जिब्रेलिन। गन्ने के उत्पादन बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन का छिड़काव किया जाता है। सही करिएगा तो जिब्रेलिन का ही छिड़काव किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि इसको सब प्रश्न में कुछ नहीं, आपको सिर्फ रट लेना है कि गन्ने में चीनी बढ़ाना है, जिब्रेलिन मारना है। नारियल के पानी में याद रखना क्या? साइटोकाइनिन। नारियल के पानी में मुख्यतः साइटोकाइनिन। गन्ने का चीनी बढ़ाना है तो जिब्रेलिन। निम्नलिखित में किसके प्रयोग से आनुवंशिकता बौने पौधे को लंबा करना है? तो बौने पौधे का लंबा करना है, वृद्धि करवाना है, तो क्या चाहिए आपको? ऑक्सिन हार्मोन चाहिए, ऑक्सिन चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन निम्न तापमान को प्रतिस्थापित करता है? निम्न तापमान को प्रतिस्थापित करने वाला हार्मोन कौन है? जिब्रेलिन। और ये अंकुरन के रिलेटेड प्रश्न, निम्न तापमान को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है क्यों? तो अंकुरन के लिए। किसके लिए? और अंकुरन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है आपका? जिब्रेलिन है। शिखर प्रभुत्व के प्रभाव को निम्न कौन हार्मोन नियंत्रित करता है? तो इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सिन कहते हैं, ऑक्सिन नियंत्रित करता है। तो एपिकल डोमिनेंस यानी कि तने का वृद्धि, शिखर प्रभुत्व का सीधा मतलब है दोस्तों तने का ग्रोथ। किसका ग्रोथ? और जब भी ग्रोथ की बात होगी तो ऑक्सिन की बात होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है? तो ये तो दोस्तों एब्सिसिक एसिड है। वृद्धि रोधक काम एब्सिसिक एसिड के जरिए होता है। बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखने का काम एब्सिसिक एसिड करते हैं। अब बीजों को अंकुरन कराने का कार्य जिब्रेलिन करते। किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है? एब्सिसिक अम्ल को। किसको? एब्सिसिक अम्ल को ही तनाव हार्मोन कहा जाता है। एब्सिसिक अम्ल को ही तनाव हार्मोन कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक एब्सिसिक अम्ल का संश्लेषण करता है? एब्सिसिक अम्ल का संश्लेषण पौधों में क्लोरोप्लास्ट के भीतर होता है। किसके भीतर होता है? क्लोरोप्लास्ट के भीतर होता है, हरित लवक के भीतर होता है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि का संदमन करता, मतलब वृद्धि को रोकता है? तो एब्सिसिक एसिड, और एब्सिसिक एसिड को हम शॉर्ट में ABA कहते हैं। एब्सिसिक एसिड करता है। एब्सिसिक अम्ल किसका नियंत्रण करते? एब्सिसिक अम्ल पतझड़ और प्रसुप्ता को। पतझड़ करवाने वाला हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। प्रसुप्ता को भी बढ़ाने वाला यानी अंकुरन नहीं होने देने वाला हार्मोन भी एब्सिसिक अम्ल है। अधिकतम परिस्थितियों में ABA किस रूप में कार्य करता है? तो
तो जिब्रेलिन के प्रतिद्वंदी के रूप में काम करते हैं, यानी जिब्रेलिन जो काम करते हैं ठीक उसका उल्टा काम करते हैं। ऑक्सिन के प्रतिद्वंदी के रूप में कार्य नहीं करता है। अधिकांश परिस्थितियों में एबीए जिब्रेलिन के प्रतिद्वंदी के रूप में ही कार्य करते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं पालना कि ऑक्सिन के प्रतिद्वंदी के रूप में कार्य करता है, जिब्रेलिन के प्रतिद्वंदी के रूप में कार्य करता है। आपको कृत्रिम संवर्धन के लिए, आपको कृत्रिम संवर्धन में विभेदन के लिए पौधों का उत्तक दिया गया है। आपको कृत्रिम संवर्धन में विभेदन के लिए पौधों का उत्तक दिया गया है, तो आप इसमें कौन से हार्मोन के जोड़े को शीर्ष और मूल दोनों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग करेंगे? ऑक्सिन और जिब्रेलिन का ही प्रयोग किया जाएगा। मतलब क्या कि कृत्रिम तरीके से एक शाखा को सुरक्षित रखना है तो उन्हें किस हार्मोन में सुरक्षित रखेंगे? तो उसे सुरक्षित रखेंगे ऑक्सिन और जिब्रेलिन में। इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिन ही है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? एथिलीन है। प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन गैस पौधों में फलों के परिपक्व होने की क्रिया को तेजी से, यानी फल पकाने वाला हार्मोन है, फल पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन। पौधे में गैस के रूप में एकमात्र हार्मोन पाया जाता है और वो कौन है? एथिलीन है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अनानास के पुष्पन को प्रेरित करता है? एथिलीन। आपको पता है एथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन है, लेकिन अनानास के पुष्पन के लिए जिम्मेदार हार्मोन भी एथिलीन ही है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ऑक्सिन वृद्धि के लिए है, बिल्कुल। जिब्रेलिन कवक से निकाला जाता है, साइटोकाइनिन। एबीए पुष्प हार्मोन नहीं है, एबीए वृद्धि रोधक हार्मोन है। एबीए क्या है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। हार्मोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचय क्रिया को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल सही है। हार्मोन के संबंध में बी नंबर में कह रहा है इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं, ये भी सही, यानी इसका आंसर अब डी होने वाला है। इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रताओं पर, विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है, बिल्कुल ये भी सही है। हर अंगों की क्रियाविधि अलग अलग है, तो इसलिए हार्मोन का प्रतिक्रिया हर अंगों पर एक समान तो होगा नहीं, अलग अलग तरीके से ही होगा दोस्तों। 78 का डी। पौधे में पाया जाने वाला कौन सा वर्णक लाल और सुदूर लाल प्रकाश को अवशोषित करता है? फाइटोक्रोम। पौधे में पाए जाने वाला फाइटोक्रोम वर्णक, वर्णक को अंग्रेजी में पिगमेंट कहते हैं, तो फाइटोक्रोम वर्णक लाल और सुदूर लाल प्रकाश को अवशोषित करता है। पौधे में पुष्पन के लिए आवश्यक हार्मोन फ्लोरिजेन बनाने में वर्नेलिन सहायता करता है, या वर्नेलिन एक प्रकार का पुष्पन हार्मोन ही है, फूल खिलाने वाला हार्मोन भी है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कम तापमान आधारित पुष्पन की क्रिया को बसंतीकरण कहते हैं, बिल्कुल एक प्रश्न के रूप में को अंग्रेजी में पिगमेंट कहते हैं। तो फाइटोक्रोम वर्णक लाल और सुदूर लाल प्रकाश को अवशोषित करता है। पौधे में पुष्पन के लिए आवश्यक हार्मोन फ्लोरिजेन बनाने में वर्नेलिन सहायता करता है, या वर्नेलिन एक प्रकार का पुष्पन हार्मोन ही है, फूल खिलाने वाला हार्मोन भी है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कम तापमान आधारित पुष्पन की क्रिया को बसंतीकरण कहते हैं, बिल्कुल एक प्रश्न के रूप में भी ये था, आपका सही है। पौधों में फूल बनने की क्रिया प्रकाश पर निर्भर करती है, जिसे दीप्तिकालिता कहते हैं। दोनों का दोनों कथन क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में फूल का खिलना दीप्तिकालिता कहलाता है। क्या कहलाता है? दीप्तिकालिता। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में हार्मोन का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है। मानव शरीर में हार्मोन का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है, सही है। पौधों में कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है, सही है। दोनों का दोनों कथन क्या है? सही है। लगता है पौधा का इलाका समाप्त हो गया है, आगे बढ़ गया क्या? कौन सा एक सही नहीं है? हार्मोन की उत्पत्ति अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है, सही है।
अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि भी कहता है, ये भी सही है। ये गलत है कि सभी हार्मोन प्रोटीन से निर्मित होते, गलत है। अधिकांश हार्मोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं, सभी नहीं। कुछ हार्मोन वसा से भी निर्मित होते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि गलत है? अधिकांश हार्मोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं, सभी नहीं। कुछ हार्मोन वसा से भी निर्मित होते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित नहीं है? थायराइड। थायराइड गला में स्थित है। थायराइड कहां स्थित है? गला में स्थित हार्मोन है। थायराइड गला में स्थित हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए रिलीज फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर कौन निकालता है? हाइपोथैलेमस। रिलीज फैक्टर, इनहिबिटरी फैक्टर हाइपोथैलेमस के द्वारा निर्मित होते हैं। पीयूष ग्रंथि के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, सही है। इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, सही है। इस ग्रंथि के हार्मोन थायराइड, एड्रिनल, वृषण और अंडाशय से हार्मोन निर्माण और निष्कासन को नियंत्रित करते, ये भी सही है, मतलब गलत है ये। इस ग्रंथि से एकमात्र हार्मोन वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। पीयूष ग्रंथि तो सबसे ज्यादा और कुल 7 हार्मोन का स्राव होता है। पीयूष ग्रंथि से सबसे ज्यादा और कुल 7 हार्मोन का स्राव होता है, डी गलत है। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करता है। ये कौन है? पीयूष ग्रंथि है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन का स्राव यानी ग्रोथ हार्मोन का स्राव कहां से होता है? पीयूष से होता है। ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन का स्राव दोस्तों पीयूष ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करती है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? तो पाराथायरॉइड। गले में थायराइड के ऊपर जो पाराथायरॉइड था उस पर पिट्यूटरी का कोई नियंत्रण नहीं था, यानी उस पर पीयूष का कोई नियंत्रण नहीं था। उसी तरह थाइमस ग्रंथि पर भी पीयूष का कोई नियंत्रण। तो पीयूष अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन पाराथायरॉइड ग्लैंड पर यानी पारा अबटू ग्रंथि पर पीयूष ग्रंथि का कोई कंट्रोल नहीं होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सही है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह भी सही है। अग्न्याशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, यह भी सही है। और लीवर सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। यकृत यानी कि लीवर सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा बाहर निकलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता, सही है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है, यह भी सही है। दोनों कथन क्या है? हाइपोथैलेमस रिलीज फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर को निकालकर पीयूष ग्रंथि के कार्यों पर नियंत्रण करके रखता है। मानवीय शरीर यानी मानवीय शरीर कि कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करता है? तो ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस रिलीज तथा इनहिबिटरी फैक्टर को निष्कासित करके पीयूष ग्रंथि के से हार्मोन निकलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हार्मोन को स्रावित करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाला हार्मोन हाइपोथैलेमस है। कौन है? लेकिन हाइपोथैलेमस जब ऑप्शन में न रहे तो आपको आंसर क्या देना है? क्योंकि पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से ही जुड़ा हुआ रहता है, तो यहां पर सबसे सटीक आंसर पीयूष होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस है नहीं। पीयूष ग्रंथि से अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर का असंतुलित विकास होने लगेगा दोस्तों। पीयूष ग्रंथि से जो मुख्य हार्मोन निकलते वो ग्रोथ हार्मोन है, अगर वो ज्यादा निकलेंगे तो शरीर का असंतुलित विकास होगा। मस्तिष्क के सेल टोर्सिका में पीयूष ग्रंथि ही पाई जाती है। मस्तिष्क के अंदर एक सेल टोर्सिका नामक स्थान है जहां पीयूष ग्रंथि ही पाए जाते हैं।
अंतःस्रावी विज्ञान इंडोक्राइनोलॉजी के जनक थॉमस एडिसन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थॉमस एडिसन को कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन इंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्प स्राव से एक्रोमिगेली रोग होता नहीं, वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्राव से एक्रोमिगेली होता है। अल्प से नहीं, अत्यधिक गलत है। अब वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अति स्राव से साइमन रोग होता नहीं, कम स्राव से, यानी कि दोनों बात उल्टा दे दिया दोस्तों। वृद्धि हार्मोन के अति स्राव से एक्रोमिगेली रोग होता है, जिसमें शरीर के हाथ लंबे लंबे एकदम चिंपांजी जैसा शरीर हो जाता है एक्रोमिगेली में। साइमन रोग में दोस्तों उम्र कम लेकिन बुढ़ापा दिखने लगता है, यानी जवानी में ही बुढ़ापा दिखने लगता है। किस रोग में? साइमन रोग में, ठीक है ना, यानी उम्र से अधिक दिखने लगता है शरीर। तो यहां पर दोनों कथन गलत है और दोनों उल्टा बात लिखा हुआ है दोस्तों। वृक्क नलिका में मूत्र की सांद्रता नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोस्तों इनमें सभी होगा, जन्म हार्मोन, दूध निष्कासन हार्मोन, आलिंगन या प्रेम हार्मोन, सब कहा जाता है ऑक्सीटोसिन को। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथि से दुग्ध स्राव को उत्प्रेरित करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी रहती है? हाइपोथैलेमस से। पीयूष ग्रंथि कहां जुड़ा रहता है? हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है। किस अंतःस्रावी ग्रंथि को हार्मोन बनाने हेतु तो आयोडीन की आवश्यकता होती है? थायराइड को। थायराइड को आयोडीन की आवश्यकता होती है थायरोक्सिन हार्मोन निर्मित करने के लिए। कौन हार्मोन निर्मित करने के लिए? थायरोक्सिन हार्मोन निर्मित करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। निम्न में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गले में स्थित होता है? अबटू यानी थायराइड, अपारा अबटू यानी पाराथायराइड, दोनों, बी तथा सी दोनों। निम्नलिखित में किस ग्रंथि के कार्य प्रणाली प्रभावित होने पर मिक्सीडीमा रोग होता है? तो ये थायराइड के कार्य प्रणाली पर है मिक्सीडीमा रोग। थायराइड से थायरोक्सिन की अधिकता के कारण, कमी के कारण मिक्सीडीमा रोग होता है और अधिकता से ग्रेव की बीमारी होती है। ग्रेव की बीमारी और मिक्सीडीमा दोनों ही थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड रोग है। ग्रेव का रोग अधिक उपापचय के कारण उत्पन्न होता है, यानी थायरोक्सिन की अधिकता से उत्पन्न होता है। और थायरोक्सिन चूंकि उपापचय को कंट्रोल करता है, तो थायरोक्सिन की अधिकता होगी तो अधिक उपापचय होने लगेगा, यानी मेटाबॉलिज्म तेज गति से होने लगेगा दोस्तों। ग्रेव रोग यही है। कुछ महिलाओं के चेहरे पर बाल उग जाते हैं, इसका कारण हार्मोन ही हो सकता है, ठीक है, इसका कारण हार्मोन हो सकता है। महिलाओं में पुरुषोचित लक्षणों का विकास होना विरिलिज्म कहलाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी महिलाओं में अगर कोई पुरुष वाला गुण आ गया है तो ये हार्मोनल डिसऑर्डर है और इसे कहा जाता है विरिलिज्म। पुरुषों में महिलाएं जैसे लक्षण का प्रकट होना गायनकोमास्टिया कहलाता है, यह भी हार्मोनल डिसऑर्डर है। दोनों ही कथन आपका क्या है? सही है। दोनों ही कथन आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि शरीर में जैविक घड़ी का नियमन करके सोने जागने का क्रिया? तो पीनियल। पीनियल से जो सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है, वो सेरोटोनिन सोने की प्रक्रिया को ही नियंत्रित करती है। थाइमस ग्रंथि का संबंध लिम्फोसाइट तथा एंटीबॉडी के। थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं दोस्तों, वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करवाता है। LH FSH किस प्रकार का हार्मोन है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, यानी कि लिंग ग्रंथियों वाला हार्मोन है, यानी कि लैंगिक विकास, सेक्सुअल डेवलपमेंट कराने वाला हार्मोन को ही गोनेडो होगा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। क्या? नहीं, फॉलिकल नहीं होगा। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन यानी जनन अंगों का विकास कराने वाला हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का मतलब जनन अंगों का विकास कराने वाला हार्मोन।
निम्नलिखित में कौन सा दोनों बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये अग्न्याशय है, पेनक्रियाज है और नहीं है। एक मिनट, नहीं है। अच्छा 1 मिनट देख ले। निम्नलिखित में कौन दोनों बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी के रूप में व्यवहार नहीं करता, तो ये पीयूष है। अग्न्याशय, अंडाशय, टेस्टिस, ये मिश्रित ग्रंथि है हमारे शरीर का, लेकिन पीयूष मिश्रित नहीं है, ये केवल अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन अग्न्याशय तो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण मिश्रित ग्रंथि है। उसके साथ साथ अंडाशय और वृषण भी दोस्तों मिश्रित ग्रंथि का ही उदाहरण है, या मिश्रित ग्रंथि ही है। मनुष्य में निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जोड़े में नहीं पाई जाती है? पीयूष। एड्रिनल भी जोड़ा में होता है, अंडाशय भी जोड़ा में होता है, टेस्टिस भी जोड़ा में होता है, लेकिन पीयूष की संख्या मात्र 1 होती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करता है, जो उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य आप देख लिए, कई कार्य देखे थे, जैसे भोजन का ऑक्सीकरण करवाना, उपापचय का नियंत्रण करवाना, थर्मो रेगुलेशन को अंजाम देना, ये सारे कार्य थायरोक्सिन हार्मोन के थे। तो यहां पर डी होगा इसका आंसर। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, क्योंकि यही हार्मोन गर्भावस्था पर नियंत्रण रखता है। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन गर्भाशय में होता है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। कॉर्पस ल्यूटियम ये ओवरी के भाग है और इससे स्रावित होता है क्या? प्रोजेस्टेरोन। ग्रेफियन फॉलिकल भी ओवरी के भाग है और इससे स्रावित होते हैं एस्ट्रोजन। दो हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं उसे क्या कहते हैं? एंटागोनिस्टिक हार्मोन। दो हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं इसे एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन एंटागोनिस्टिक हार्मोन के उदाहरण है? सभी। ठीक है, इन दोनों के बारे में तो बताए ही थे, इनके बारे में नहीं बताए थे। गैस्ट्रीन अमाशय से HCl को निकलवाता है, जबकि इंटेरोगेस्ट्रॉन अमाशय से HCl के स्राव को कम करता है। तो ये सभी हार्मोन के जो जोड़े हैं एक दूसरे के विपरीत कार्यों को अंजाम दे रहे हैं और इसलिए ये सभी एंटागोनिस्टिक हार्मोन के उदाहरण है। एपिनेफ्रिन तथा नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाँ, जीवन बचाओ नहीं कहलाते, आपातकालीन यहां सर्वश्रेष्ठ होगा। आपका ध्यान ए पर जा सकता है लेकिन ए यहां पर नहीं होगा। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला एड्रिनल है, एड्रिनल है। एडिशन की बीमारी किस हार्मोन के कमी से होता है? एल्डोस्टेरोन के कमी से। एल्डोस्टेरोन जिसको मिनरलोकोर्टिकॉइड बोले थे, एल्डोस्टेरोन को हम क्या बोले थे? मिनरलोकोर्टिकॉइड। इसी के कमी से, एल्डोस्टेरोन की कमी से एडिशन की बीमारी होती है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन घायल उत्तक में उत्पन्न होकर कोशिका विभाजन को प्रेरित कर घाव भरने में सहायता करता है? सोमेटोस्टेटिन। और ये डेल्टा पेनक्रियाज के इजलेट ऑफ लैंगरहैंस के डेल्टा कोशिका में भी बनता है और घायल उत्तक में भी बनता है ये हार्मोन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंसुलिन हार्मोन के कम स्राव से डायबिटीज मेलिटस होता है। बिल्कुल सही है। अब वैसोप्रेसिन का अल्प स्राव से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। दोनों कथन सही है। डायबिटीज मेलिटस यानी ग्लूकोज का लेयर बढ़ जाना और डायबिटीज इंसिपिडस यानी बार बार मूत्र त्यागने वाली परिस्थिति। निम्नलिखित में किस हार्मोन की सहायता से थर्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है? यानी तापमान नियंत्रण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो तापमान नियंत्रण का कार्य हाइपोथैलेमस, TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायराइड, ये तीनों मिलकर करते हैं दोस्तों। बच्चों में क्रेटिनिज्म रोग थायरोक्सिन की कमी से उत्पन्न होता है, सॉरी थायरोक्सिन की अधिकता से उत्पन्न होता है। थायरोक्सिन की अधिकता से, यहां ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा, थायरोक्सिन की अधिकता से।
थायरोक्सिन की अधिकता से होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर के लिए कौन सा हार्मोन निरर्थक माना जाता है? तो MSH यानी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या हार्मोन निकले या ना निकले हमारे शरीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए निरर्थक माना जाता है। निम्नलिखित में किस हार्मोन का कोई निश्चित टारगेट अंग नहीं है? ग्रोथ हार्मोन का। ग्रोथ हार्मोन शरीर के सभी भागों में पहुंचकर समान रूप से वृद्धि कराने के लिए जिम्मेदार है। कोई टारगेट अंग इसका नहीं है, बल्कि सारे अंगों के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। ऑक्सीटोसिन का एक टारगेट कम है, वैसोप्रेसिन का भी टारगेटेड कम है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन का कोई टारगेट वर्क नहीं है। जीवन रक्षक हार्मोन का स्राव कहां से होता है? एड्रिनल से। एड्रिनल से, वही आपातकालीन हार्मोन। निम्नलिखित में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन लरोहरो हार्मोन कहा जाता है? एड्रीनेलिन को कहा जाता है। एड्रीनेलिन को कहा जाता है। निम्नलिखित में किसको अंतःस्रावी का पेस मेकर कहा जाता है? अंतःस्रावी का पेस मेकर एड्रेलिन को कहा जाता है। किसको? एड्रेलिन को कहा जाता है। अंतःस्रावी का पेस मेकर एड्रेलिन को कहा जाता है। निम्नलिखित कौन से ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस। थाइमस। थाइमस केवल युवा अवस्था में ही सक्रिय रहते हैं। मनुष्य में किसी भी उम्र में लोहा की कमी से होने वाला रोग कौन है? ग्वाइटर तो आयोडीन कमी से होता है, ग्वाइटर ही होगा यहां पर। सबसे सटीक आंसर यहां पर क्या है? ग्वाइटर ही है, क्योंकि मिक्सोडर्मो, एडिसन, एक्रोमेगाली सब हार्मोनल डिसऑर्डर है, तो ग्वाइटर ही हो सकता है। 34 का डी ही होगा। नेक्स्ट, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहां से होता है? पीयूष से। दुग्धजनक हार्मोन प्रोलैक्टिन। दुग्धजनक हार्मोन कौन है? प्रोलैक्टिन का स्राव कहां से होता है? पीयूष से होता है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? थाइमोसिन। थाइमोसिन थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है। थाइमोसिन कौन स्रावित होता है? थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है। ट्राइओडोथायरोनिन यह भी थायराइड ग्लैंड से ही स्रावित होता है। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन हृदय गति को बढ़ाने की बात किससे होगा? एड्रेलिन का। ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। थाइमोसिन। थाइमोसिन थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है। थाइमोसिन कौन स्रावित होता है? थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है। ट्राइओडोथायरोनिन यह भी थायराइड ग्लैंड से ही स्रावित होता है। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन हृदय गति को बढ़ाने की बात किससे होगा? एड्रेलिन का। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है किसमें? आग्नेयाशय में। लैंगरहैंस की द्वीपिका कहां पाई जाती है? आग्नेयाशय में पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिका आग्नेयाशय में पाई जाती है। इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इंसुलिन बीटा से ना, इंसुलिन बीटा सेल से पेनक्रियाज के इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से निकलता है। निम्नलिखित में कौन ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करता है? पीयूष ग्रंथि। सेक्स हार्मोन यहीं के टीएच हो गया, एलएच हो गया, LH हो गया, FSH हो गया, यही सेक्स हार्मोन है और इसका स्राव दोस्तों पीयूष ग्रंथि से होता है। हार्मोन के गुणधर्म के संबंधों में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये एस्टेरॉयड प्रोटीन और अमीनो अम्ल से बने होते हैं। सही है। भिन्न भिन्न प्रकार के हार्मोन प्रोटीन से बने होते हैं, अमीनो अम्ल से भी बने होते हैं। एस्टेरॉयड एक खास प्रकार का वसा है। ठीक है। वसा को कोलेस्ट्रॉल या एस्टेरॉयड में बदलने का काम हमारे शरीर के भीतर में लीवर के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पहला कथन हार्मोन के बारे में सही है। यह शरीर के अंगों द्वारा उत्पादित नहीं किए जाते, बिल्कुल गलत है। शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि होते, वहीं में हार्मोन बनता है। यह उन अंगों के कार्य प्रणाली को प्रभावित नहीं करता जो इन्हें स्रावित किया, जो उन्हें स्रावित किया है। बिल्कुल ये भी सही है। यानी कि हार्मोन का निर्माण जो अंतःस्रावी ग्रंथि करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि कार्यों को प्रभावित नहीं करता है। ये सह एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। हार्मोन एंजाइम की तरह कभी भी कार्य
नहीं कर सकता है। यानी 1 और 3 हार्मोन के बारे में क्या है, सही है, लेकिन 2 और 4 सरासर गलत है। 2 और 4 सरासर गलत है। नेक्स्ट, पीयूष तथा आग्नेयाशय ग्रंथि के हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले सभी हार्मोन, आग्नेयाशय से निकलने वाले सभी हार्मोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं, प्रोटीन से। थायरोक्सिन हार्मोन किससे निर्मित होते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन टायरोसिन अमीनो अम्ल से बनता है दोस्तों। थायरोक्सिन हार्मोन किससे बनता है? टायरोसिन अमीनो अम्ल से, टायरोसिन अमीनो अम्ल से बनता है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथि एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड एक खास प्रकार का क्या है, वसा, एस्ट्रॉइड एक खास प्रकार का क्या है, वसा, और हमारे शरीर में वसा को एस्ट्रॉइड में बदलने का काम कौन करता है? लीवर। एड्रिनल के कॉर्टेक्स भाग से, टेस्टिस से, अंडाशय से जो भी हार्मोन निकलते हैं सब वसा निर्मित होते हैं, अर्थात एस्ट्रॉइड निर्मित होते हैं। नेक्स्ट, शिशु के जन्म के समय कौन सा हार्मोन स्रावने से प्रसव वेदना, प्रसव निर्मित होते हैं? के कॉर्टेक्स भाग से, टेस्टिस वसा, और हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन टायरोसिन अमीनो अम्ल से बनता है दोस्तों। थायरोक्सिन हार्मोन किससे बनता है? टायरोसिन अमीनो अम्ल से, टायरोसिन अमीनो अम्ल से बनता है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथि एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड एक खास प्रकार का क्या है, वसा, एस्ट्रॉइड एक खास प्रकार का क्या है, वसा, और हमारे शरीर में वसा को एस्ट्रॉइड में बदलने का काम कौन करता है? लीवर। एड्रिनल के कॉर्टेक्स भाग से, टेस्टिस से, अंडाशय से जो भी हार्मोन निकलते हैं सब वसा निर्मित होते हैं, अर्थात एस्ट्रॉइड निर्मित होते हैं। नेक्स्ट, शिशु के जन्म के समय कौन सा हार्मोन स्रावने से प्रसव वेदना, प्रसव वेदना उत्पन्न होने वाला हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन की उत्पत्ति प्लेसेंटा में होता है? प्लेसेंटा में ये तीनों हार्मोन निकलते हैं। प्रोजेस्टेरोन पहले ओवरी के कॉर्पोरल लुटिया से निकलता है, लेकिन जब प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन वहीं से निकलने लगते हैं। तो प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, प्रोस्टाग्लैंडिन ये तीनों ही हार्मोन निकलते हैं। नेक्स्ट, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन को नरलिंग हार्मोन, यानी नरलिंग हार्मोन को ही अंग्रेजी में एंड्रोजन कहते हैं, और स्त्रीलिंग हार्मोन को एस्ट्रोजन कहते हैं। एंड्रोजन मेल, एस्ट्रोजन फीमेल। किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं? हाशीमोटो। हाशीमोटो रोग हो जाने पर थायराइड ग्रंथि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। कौन सा मादा जनन हार्मोन है? तो सब मादे शरीर वाला हार्मोन है ना। एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन सभी हार्मोन जो है मादा शरीर फीमेल बॉडी में ही निकलते हैं। निम्नलिखित कौन एक नर लैंगिक हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलते हैं, और टेस्टिस मेल बॉडी का ऑर्गन है। एडम्स एप्पल यानी आवटू उदर्म जो गले पर होते हैं, यह एक प्रकार का थायराइड उपास्थि है। आपको नहीं, थायराइड के 2 लोब होते हैं, दोनों इस्थमस मानक उपास्थि से जुड़ा हुआ होता है। वहीं दोस्तों फूल जाते हैं जो मेल बॉडी में एडम्स एप्पल कहलाते हैं। तो ये थायराइड उपास्थि ही है एडम्स एप्पल। निम्नलिखित में किस ग्रंथि को आत्मा का स्थान या तीसरी आंख का अवशेष कहा जाता है? पीनियल को कहा जाता है, पीनियल को तीसरी आंख का अवशेष कहा जाता है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कम होने पर रोगी को क्या देना चाहिए? एड्रेलिन देनी चाहिए, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन सेक्रेटिन है, और सेक्रेटिन दोस्तों, सेक्रेटिन हार्मोन पेनक्रियाज को एंजाइम निकालने के लिए उत्प्रेरित करता है। 6 नंबर चैप्टर में हम सेक्रेटिन बताए थे, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिन, इंटेरोगेस्ट्रोन, वहीं पर बताए थे आपको इस हार्मोन के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन कायिक कोशिका में होने वाले वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, एसटीएच। तो इसको तो बताया नहीं, तो याद रखिएगा, ये भी पीयूष ग्रंथि से ही निकलते हैं।
निम्नलिखित में किस हार्मोन में इंसुलिन का विपरीत प्रभाव होता है? इंसुलिन का विपरीत प्रभाव होते हैं दोस्तों एल्डोस्टेरोन में। किसमें? एल्डोस्टेरोन। बीटी दोनों में एक ही बात है, एल्डोस्टेरोन। यानी कि इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलते हैं, और जबकि एल्डोस्टेरोन या इसको हम मिनरलोकोर्टिकॉइड कहते हैं, ठीक है, ये एल्डोस्टेरोन इंसुलिन के ठीक विपरीत काम करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन पाले और ठंड से सेब की फसल की सुरक्षा करता है? तो ये जिब्रेलिन हार्मोन है। कौन हार्मोन है? जिब्रेलिन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्सिटोनिन रुधिर कैल्शियम स्तर में वृद्धि लाता है। बिल्कुल सही है। नहीं, कैल्सिटोनिन वृद्धि नहीं लाता बल्कि कमी लाता है दोस्तों। कैल्सिटोनिन का काम है रक्त के कैल्शियम को हड्डी से जुड़वाना, तो ये रक्त के कैल्शियम को हटाकर हड्डी में लगाता है। तो कैल्सिटोनिन रक्त के कैल्शियम को जब हड्डी में लगा देगा तो कैल्सिटोनिन से रुधिर में कैल्शियम की क्या होगी? कमी होगी। तो ये कथन गलत है। पैराथॉर्मोन ठीक इसका उल्टा काम करता है। तो पैराथॉर्मोन रुधिर के कैल्शियम स्तर में कमी नहीं बल्कि क्या लाएगा? वृद्धि लाएगा। पैराथॉर्मोन का काम है टूटी फूटी हड्डी के कोशिकाओं से कैल्शियम निकालकर रक्त में डालना। तो पैराथॉर्मोन जब कैल्शियम रक्त में डालेगा तो निश्चित तौर पर रुधिर में कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहां पर दोनों कथन आपका क्या है? गलत है। दोनों कथन गलत है। उच्च स्तरीय जंतुओं के तंत्रिका तंत्र बने होते हैं मस्तिष्क, मेरुरज्जु तंत्रिका, इन सभी से बने होते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन तंत्रिका कोशिका के भाग नहीं है? हेलने का लूप, ये किडनी के भाग है दोस्तों। हेलने का लूप किसके भाग है? किडनी का। किडनी का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जब न्यूरॉन का एक्सोन बहुत लंबा हो तो उसे तंत्रिका तंतु कहते हैं। बिल्कुल सही है। बताए थे ना न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। कई तंत्रिका तंतु आपस में मिलकर तंत्रिकाएं बनाती है। बिल्कुल ये भी सही है। दोनों कथन सही है। दोनों कथन सही है। तंत्रिका कोशिका में निम्न में क्या अनुपस्थित होता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अनुपस्थिति के कारण ही तंत्रिका कोशिका कभी विभाजित अर्थात उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका के किस हिस्से में केंद्रक मौजूद रहते हैं? साइटोन वाले हिस्सों में। किस हिस्से में? साइटोन वाले हिस्से में मौजूद रहता है। जब एक तंत्रिका दूसरे तंत्रिका तंतु से जुटता है, एक तंत्रिका दूसरे तंतु, उसे न्यूरल सिनेप्स कहते हैं। न्यूरल सिनेप्स कहते हैं। जब एक तंत्रिका तंतु मांसपेशी से जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स कहते हैं। न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स कहते हैं। एक तंत्रिका दूसरे तंत्रिका तंतु, एक तंत्रिका दो बार लिखा गया, एक ही बार होगा। एक तंत्रिका दूसरे तंत्रिका तंतु या मांसपेशियों से जुड़ता है तो जोड़ों के बीच कुछ खाली जगह रहता है, इसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। न्यूरॉन सिद्धांत का प्रतिपादन 1906 में सैंटियागो रेमन वाई काजल ने किया था। न्यूरॉन सिद्धांत का प्रतिपादन सैंटियागो रेमन वाई काजल ने किया था दोस्तों। नाम भी बवाल का है दोस्तों। निम्नलिखित में किस संरचना के अभाव में तंत्रिका कोशिका कभी विभाजित नहीं हो पाती? किस संरचना? सेंट्रोसोम की अनुपस्थिति के कारण। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युतीय संकेत के संबंध हेतु इनमें से कौन सा एक तत्व आवश्यक होता है? सोडियम और क्लोराइड दोनों। हाँ, क्लोरिक क्लोराइड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूरॉन कोशिका के एक्सोन के चारों तरफ स्थित श्वेत चर्बीदार पदार्थ को माइलिन शीथ कहते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर हम समझाए थे। माइलिन शीथ के ऊपर की झिल्ली को न्यूरिलेमा कहते हैं। ये भी सही है। अकशेरुक प्राणी पोरीफेरा से लेकर के और प्रोटोकोडेटा तक, इकाइनोडर्मिटा तक, पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मिटा तक हम पढ़े थे ना। वहां तक के जीवों में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उसे ही क्या कहते हैं?
अकशेरुक प्राणी, और अकशेरुक प्राणी के न्यूरॉन कोशिका में माइलिन शीथ नहीं होता है, ये भी सही है। सारे के सारे कथन क्या है? सही है। स्वर्ण कोशिका कहिए किस में उपस्थित रहते हैं? न्यूरॉन में। बाइपोलर न्यूरॉन उसे कहते हैं जिसमें एक एक्सॉन तथा एक डेंड्रोन होता है। एक ही एक्सॉन हो, एक ही डेंड्रोन हो तो उसे बाइपोलर न्यूरॉन कहते हैं। एक एक्सॉन और कई डेंड्रोन हो तो उसे मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन के एक्सॉन पर स्थित माइलिटेड शीथ किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो श्वान कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, श्वेत चर्बीदार पदार्थ, वो श्वान कोशिका के द्वारा। सिनेप्टिक दरार उपस्थित रहते हैं एक्सॉन एवं डेंड्रोन के बीच। सिनेप्टिक दरार न्यूरॉन के एक्सॉन और डेंड्रोन के बीच उपस्थित रहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं मस्तिष्क या मस्तिष्क तथा स्पाइनल, यानी मस्तिष्क और मेरुज्जु। मस्तिष्क सही से नहीं लिखा हुआ है। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक उत्तक से होती है? एक्टोडर्म। ठीक है, मानव का जब निर्माण होता है गर्भाशय में तो 3 परत का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और तो तंत्रिका तंत्र और त्वचा। तंत्रिका तंत्र के अलावा त्वचा का भी विकास कौन से होता है? एक्टोडर्म से। हालांकि रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और निम्नलिखित में कौन सा परमस्तिष्क से? परमस्तिष्क को अंग्रेजी में सेरिब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? और विकास कौन से होता है? एक्टोडर्म से। हालांकि रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और निम्नलिखित में कौन सा परमस्तिष्क से? परमस्तिष्क को अंग्रेजी में सेरिब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? और सेरिब्रम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सही है। यह मस्तिष्क के अग्र तथा पार्श्व भाग को बनाता है। सही है। इसके 2 भाग होते हैं जिसे सेरिब्रम हेमिस्फीयर या हिंदी में प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। तो सही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। उपरोक्त में से सभी सही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कोई नहीं। सब ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर यानी प्रमस्तिष्क गोलार्ध में स्थित अनियमिताकार उभरी हुई संरचना क्या कहते हैं? गायरस। और 2 गायरस के बीच के खांचे को सल्कस कहते हैं। बुद्धि, चतुराई, स्मरण शक्ति सबका केंद्र क्या है? सेरिब्रम है। बुद्धि, चतुराई, स्मरण शक्ति का केंद्र सेरिब्रम है। डैश, खांसना, छींकना और उल्टी करना, ये तो मेडुला ऑब्लंगेटा है। मेडुला ऑब्लंगेटा है। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति, रक्तचाप, श्वसन, ये सब मेडुला ऑब्लंगेटा। पाउंस नहीं होगा यहां पर। मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल भार का कितना? 2। श्वसन, ये सब मेडुला ऑब्लंगेटा। पाउंस नहीं होगा यहां पर। मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल भार का कितना? 2% होता है। मस्तिष्क का भार 2%। मस्तिष्क का औसत आयन 1650 होता है, लेकिन है नहीं तो 1600 मिलीलीटर। मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1500 ग्राम का, 1.5 किलो का। निम्नलिखित क्या हुआ? 1350 बहुत कम हो गया जी, 1450 है, बढ़ाइए देते हैं। कौन सा एक सही है? सेरिब्रम तथा डायनसेफलोन अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। सही है। आंखों के पेशियों पर नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है? नहीं करता। आंखों में मध्य मस्तिष्क में कॉर्पोरा क्वाड्रिगेनिया था ना, वो आंखों यानी देखने की प्रक्रिया को कंट्रोल कर रहा था, तो ये भी सही है। ऐच्छिक क्रियाओं तथा शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य पक्ष मस्तिष्क करता है, ये भी सही है। पक्ष मस्तिष्क का सेरिबेलम है जो ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। इनमें से सभी होगा, लिखिए नहीं, इनमें से सभी सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तंतुमय संयोजी उत्तक की बनी झिल्ली जो मस्तिष्क को चारों ओर से घेरती रहती है,
तो ये कौन है? मेनिंजेज है, मेनिंजेज। मानव खोपड़ी का वह भाग जो मस्तिष्क स्थित रहता है, क्रेनियम। क्रेनियम जो 8 हड्डियों का बना एक खोल है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? सेरिब्रम। स्मृति और भावनाओं का केंद्र सेरिब्रम। बुद्धि चतुराई का केंद्र सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी। बिल्कुल, मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लोंगेटा हृदय गति को नियंत्रित रखते हैं। मस्तिष्क हृदय गति को, लगता है क्वेश्चन मिस्टेक है, यहां पे कोई और कथन था, गलत टाइप हो गया। मानव मस्तिष्क का कौन सा निगलने उगलने का काम मेडुला ऑब्लोंगेटा के जरिए होता है। निगलने उगलने उल्टी करने सब मेडुला ऑब्लोंगेटा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भूख प्यास पर हाइपोथैलेमस का नियंत्रण होता है। भूख प्यास पर हाइपोथैलेमस का नियंत्रण होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग कम या अधिक ताप का आभास, दर्द और रोने डायनसेफेलोन। ठीक है, ताप, कम या अधिक ताप और दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण अग्र मस्तिष्क के डायनसेफेलोन वाले भाग से होता है। अगर किसी कारणवश मस्तिष्क का सेरिबेलम हिस्सा नष्ट हो जाए तो क्या होगा? ऐच्छिक गतियां नहीं हो पाएगी, और ऐच्छिक गतियां यानी हाथ पैर की ऐच्छिक गति का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। और सेरिबेलम जबड़ा और जीभ पर भी कंट्रोल रखता है, तो बातचीत करने में भी क्या होगी? कठिनाई होगी। सुनने की क्षमता भी क्या होगी? प्रभावित होगी। इनमें से सभी। लेकिन देखने की क्षमता प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि देखने का नियंत्रण मिड ब्रेन से हो रहा है। मनुष्य के जोड़ी में क्रेनियल तंत्रिकाएं कितना? 12 जोड़ा। क्रेनियल तंत्रिकाएं स्पाइनल 31 जोड़ा। क्रेनियम 12, स्पाइनल 31। क्रेनियम के ऊपरी भाग को गेलिया एपोन्यूरिटिका कहते हैं। क्रेनियम के ऊपरी भाग को, मस्तिष्क के ऊपरी भाग नहीं है, क्रेनियम के ऊपरी भाग को गेलिया एपोन्यूरोटिका, याद कर लीजिएगा, गेलिया एपो। ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण मेरुरज्जु। कीटों के अचानक सामने से उड़कर आने पर पलकें बंद होना, यह साधारण प्रतिवर्ती क्रिया है। सिंपल, यह सबके साथ होता है। मानव मेरुरज्जु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन का मुख्य केंद्र है। अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता, दोनों सही है। रिफ्लेक्स एक्शन एक प्रकार का अनैच्छिक क्रिया ही है। सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, और यह किस रसायन का निर्माण करता है? तो नॉरएड्रेनालिन का यह निर्माण करता है दोस्तों, नॉरएड्रेनालिन का। क्रूरा सेरेब्री, ये तो मध्य मस्तिष्क का भाग है दोस्तों, क्रूरा सेरेब्री। ठीक है, ये मध्य मस्तिष्क के हिस्से हैं। अल्जाइमर रोग में मस्तिष्क सेरेब्री, ये तो मध्य मस्तिष्क का भाग है दोस्तों, क्रूरा सेरेब्री। ठीक है, ये मध्य मस्तिष्क के हिस्से हैं का तंत्र ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, और यह किस रसायन का निर्माण करता है? तो नॉरएड्रेनालिन का यह निर्माण करता है दोस्तों, नॉरएड्रेनालिन का। क्रूरा सेरेब्री, ये तो मध्य मस्तिष्क का भाग है दोस्तों, क्रूरा सेरेब्री। ठीक है, ये मध्य मस्तिष्क के हिस्से हैं। अल्जाइमर रोग में मस्तिष्क प्रभावित होते हैं, याददाश्त घट जाती है। निम्नलिखित किसे मस्तिष्क का रेत कहते हैं? पोटेशियम को। मस्तिष्क का रेत किसे कहते हैं? खत्म हो गया। कौन? एक मिनट देख लेते, कुछ क्वेश्चन में हो सकता 204 था, मिस्टेक हुआ होगा। कितना नंबर बोले? 127। क्रेटिनिज्म रोग थायरोक्सिन की कमी से होता है। हाँ, कमी से होता है, हाँ कमी से। 127 का डी होगा। अधिकता से जैग्नेटिज्म रोग होता है, अधिकता से जैग्नेटिज्म रोग होता है। 127 में सुधार करिएगा ऑनलाइन वाले भी। 127 का डी होगा, 127 का डी।
हाँ, क्रेटिनिज्म रोग कमी से होता है, अधिकता से जैग्नेटिज्म रोग होते हैं। एक सौ छियानवे देखिए, 196 कर रहा है, 196 100 तो रखिए। 196 में क्या दिक्कत है? स्पाइनल तंत्रिका 31 जोड़ी होती है, ठीक है। 145 156 145 145 में लेबर पेन प्रोस्टाग्लैंडिन के द्वारा होता है। 145 का बी होगा, और क्या है? 156 का भी बी और डी दोनों होगा। 156 का बी डी दोनों होगा, दोनों में एक ही बात लिखा हुआ। और कौन है? 185 185 का डी होगा, 185 का डी होगा, बिल्कुल सही है। आप देखिएगा ना, अब कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। क्या? नहीं, वृद्धावस्था में लुप्त है। 133 का डी होगा, थायमस, ठीक है। कौन सेक्स हार्मोन का स्राव करता है? पीयूष ही है। 140 का सी, पीयूष ग्रंथि। चलिए, 56 पर दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। दिक्कत होगा एक बार फिर से देखिएगा, मिलिए अगले। जिनको दिक्कत है एक बार फिर से वीडियो देखिएगा। बेरासी रिपीट कर दीजिए, क्या दिक्कत है बेरासी में? अब रिपीट करना संभव नहीं है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।